हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 7 जिसका टाइटल है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्लास 7 का कोई भी वीडियो अपलोड करें। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है और हमारे लिए और बाकी एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है। उसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें। और उसके बाद सबसे अंतिम में हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। क्लास 6 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका टाइटल था फूड। वहाँ पे हमने सीखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे हैं सभी को एनर्जी चाहिए, डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं उसके लिए। और उस एनर्जी का फुलफिलमेंट करने के लिए प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सभी फूड कंज्यूम करते हैं। हमारे बॉडी में या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे फिर एनर्जी ऑब्टेन करने का काम रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हो पाता है। तो अब यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस का डेफिनेशन दिया गया है। एक शॉर्ट 1 लाइन में हमें बताया गया कि रेस्पिरेशन है क्या। अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन रिलीज दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। रेस्पिरेशन वही प्रोसेस है जो कि कंज्यूम किए गए फूड में से एनर्जी को ऑब्टेन करता है और उस एनर्जी को यूज़ करके फिर जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अपने डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। रेस्पिरेशन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज द नेम ऑफ जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर्स इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन होने के बाद हमारे बॉडी में शुगर्स का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। और उस कार्बोहाइड्रेट से बायोकेमिकल एनर्जी को ऑब्टेन करने का काम, ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑब्टेन करने का काम रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही होता है। तो हम लोग रेस्पिरेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हमें ये भी जानना जरूरी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी या बैक्टीरिया, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें एनर्जी का ही प्रोडक्शन होता है और इसी एनर्जी को यूज़ करके वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं जो कि उनके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। रेस्पिरेशन को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। उसमें ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं वो हमारे बॉडी में यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है हमारे लंग्स के थ्रू। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमन हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये आधा ही इन्फॉर्मेशन है। प्लांट्स भी हमारे तरह रेस्पिरेशन करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में बताया गया है यहाँ से यहाँ तक। प्लांट्स जो होते हैं वो 2 प्रोसेस एक साथ करते हैं दिन के समय। प्लांट्स दिन के समय रेस्पिरेशन भी करते हैं और दिन के समय वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन जब भी होगा, चाहे वो प्लांट करेगा या चाहे एनिमल करेगा, उसमें उसको ऑक्सीजन ही इनटेक करना पड़ेगा, यानी कि अपने बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन ही लेगा, उसके अलावा और कोई गैस नहीं। और अगर उसको एग्जिट करना पड़ेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एग्जिट करेगा। तो प्लांट्स भी हमारे तरह वही काम करता है, उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए और रेस्पिरेशन के बाद भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करता है। लेकिन दिन के समय प्लांट्स में रेस्पिरेशन के साथ एक और प्रोसेस होते रहता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में तो बताने का ज़रूरत नहीं है, क्लास 6 में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिक्वायर्ड होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस होने के बाद उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि दिन के समय प्लांट्स में दोनों प्रोसेस होते रहता है, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। और उस समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को भी इनटेक करते हैं और एग्जिट करते हैं ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। लेकिन रात के समय सिर्फ एक ही प्रोसेस हो पाता है और वो है रेस्पिरेशन।
फोटोसिंथेसिस रात के समय नहीं हो पाता है। इसका क्या रीज़न है ये भी आपको पता है। फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट, जो कि सिर्फ दिन में ही मिलता है, रात के समय सनलाइट नहीं मिल पाता है। इसीलिए रात के समय ये प्रोसेस तो नहीं हो पाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन एग्जिट नहीं हो पाएगा। रात के समय सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन पेड़ लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। इसलिए आपने सुना भी होगा कि पेड़ के नीचे रात के समय में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात के समय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक उसका रात में बंद रहता है। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो उस समय ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक पहुँचता है। अब ये सेल क्या है ये भी हम बताए थे क्लास 6 में, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि जब घर बनता है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एक ब्रिक होता है, बहुत सारे ब्रिक मिलकर ही एक घर बनता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। हमारा बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। जब ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स में पहुंचता है ना, तो उसको पहले से वहाँ पे एब्जॉर्ब किया हुआ फूड मिलता है। फूड वहाँ पे कहाँ से आया, डाइजेशन जब होता है तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, उसके बाद ब्लड के थ्रू वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। डाइजेशन में हम लोग पढ़े थे, तो वो सेल्स उसको रख के रखता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन उस एब्जॉर्ब किए हुए फूड से मिलता है। उसके बाद एंजाइम के हेल्प से वो उस फूड के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। इसके बाद वहाँ पे दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एक होता है एनर्जी जिसको हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, या अगर यही प्रोसेस प्लांट में हो रहा है तो प्लांट यूज़ कर लेते हैं उस एनर्जी को, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जिसको हमारा बॉडी या प्लांट का बॉडी बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस के कारण हमारे सेल्स में एनर्जी रिलीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे सेल में ही एक तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है ये। अब अगर एग्जाम में सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव। हमारे बॉडी का सेल्स हो चाहे प्लांट के बॉडी का सेल्स हो, उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको मिलता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के समय सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे सबसे अंतिम में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि द बॉडी गेट्स इट्स यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वो दो चीज़ों से मिलता है। पहला तो ब्रीथिंग हो गया, और दूसरा हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे डू यू नो में हमें एक फैक्ट दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बताया गया है कि हम लोग दिन भर में लगभग 5000 बार ब्रीथ करते हैं। एक ब्रीथ हम लोग कैसे काउंट करेंगे, जब हम लोग एक बार एयर को इनहेल करेंगे और एक बार एक्सेल करेंगे तो उसको हम लोग 1 ब्रीथ काउंट करेंगे। तो टोटल 5000 टाइम्स हम लोग ब्रीथ करते हैं। और हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में जो लंग्स है वो हमारे बॉडी के राइट साइड वाले लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है। इसका रीज़न ये है कि उसके छोटा होने से हमारे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलता है, और उसी स्पेस के कारण हमारा जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि हमारा हार्ट भी हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में ही होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में ये जानते थे कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक नया टाइप का रेस्पिरेशन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, जिसका नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है कि रेस्पिरेशन टोटल 2 टाइप्स का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमें एग्जाम में एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखना हो तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज होता है, और उस समय ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। ये जो वर्ड है एरोबिक, इसका मतलब ही होता है इन एयर, मतलब यहाँ पे एयर का प्रेजेंस होना चाहिए तभी रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली बोले तो एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एरोबिक इफ इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रखता है, अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एरोबिक बोलेंगे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म का आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि ह्यूमन हो गए,
प्लांट्स हो गए, जितने सारे एनिमल्स हैं, सभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में आएंगे। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि रेस्पिरेशन जब भी होता है तो वहाँ पे 3 टाइप का कंडीशन क्रिएट हो सकता है। सबसे पहला केस ऐसा आ सकता है कि विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, रेस्पिरेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। और तीसरा टाइप का कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब जब ऑक्सीजन रहेगा तो रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट रहेगा ना उस जगह पे तो भी रेस्पिरेशन होने लगता है, लेकिन उस केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। चाहे ऑक्सीजन को बिना यूज किए रेस्पिरेशन हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो, उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो इस फ्लो चार्ट को देख के कंफ्यूज मत करना कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 3 अलग अलग जगह पे क्यों लिखा गया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को 2 जगह क्यों लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप का कंडीशन बताया गया है, और उन 3 टाइप के कंडीशन के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो सकता है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होगा, या तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। इस फ्लो चार्ट में नीचे में हमें बताया गया कि रेस्पिरेशन के बाद क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का देख लेते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, प्लस वाटर रिलीज होता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ईस्ट का। ईस्ट जो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, और उस केस में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी 3 चीज़ का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ह्यूमन सेल्स का। हमारे बॉडी में जो मसल का सेल्स होता है उसमें जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का कमी होता है, तो उस केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का मसल शुरू कर देता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमारे बॉडी के मसल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि चाहे किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन हो, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन जरूर होगा, क्योंकि अगर एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोल ही नहीं सकते हैं। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। अगर हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, क्योंकि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें एयर का अब्सेंस हो, या अगर हम लोग एक्यूरेटली बोले तो ऑक्सीजन का अब्सेंस हो, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज में से एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए ऑक्सीजन का यूज एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल नहीं होता है। आगे हमें बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जितने भी एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन का 2 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताया गया है। पहला तो है जो कि ईस्ट में होता है। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और दूसरा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे बॉडी के मसल सेल्स में होता है। यहाँ पे हमें बताया गया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग उसका कमर्शियल यूज़ भी करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज। मतलब ऐसा सामान, खाने का सामान जो कि एल्कोहल से बनता है, वैसे सामान को हम लोग ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण ही बना पाते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ करके ही हम लोग ब्रेड्स बना पाते हैं, और इडली और डोसा का फर्मेंटेशन भी इसी प्रोसेस के कारण हो पाता है। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है। दिस टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऐसा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन का मतलब कुछ नहीं, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि एनएरोबिकली हो रहा है उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलेंगे। एक और टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के मसल सेल्स में होता है। हमारे बॉडी का जो मसल सेल्स है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, बट अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का खपत उस समय बढ़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन का कमी होता है उस केस में सेल्स तो रेस्पिरेशन करते रहेंगे, तो वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है, और इसके कारण से वहाँ पे हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है।
एक्टिविटी नंबर 1 में हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया जिससे कि हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि ईस्ट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है तो उस केस में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी 3 चीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ईस्ट को बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करवाएंगे इस वाले कंटेनर में रख के और देखेंगे कि वहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। इसके लिए हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा और उसमें हल्का गर्म पानी और चीनी को मिलाकर डाल देना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसमें ईस्ट का कुछ टुकड़ा को डालना पड़ेगा। ईस्ट का टुकड़ा कहाँ मिलेगा? बेकरी शॉप्स जो होते हैं जहाँ पे पाव रोटी वगैरह मिलता है वहाँ पे आपको ईस्ट का टुकड़ा मिल जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसमें डाल के इसको पूरा ऊपर से सील कर देंगे और उसके बाद जब इसको 2 से 3 दिन तक छोड़ देंगे तो ईस्ट तो उसमें जो है वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो रेस्पिरेशन अपना करते रहेगा। इसको जब हम लोग 2-3 दिन बाद खोलेंगे तो इससे अल्कोहल का स्मेल आने लगेगा। और हमने पढ़ा था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब करता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक चीज़ का और भी फॉर्मेशन होता है और वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है? तो उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना उसके कारण आग बुझ जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सलाई का तीली को जलाएंगे और इस ढक्कन के पास लाएंगे। इस ढक्कन के पास लाते ही ये जो माचिस का तीली है ये बुझ जाएगा। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि इसके अंदर ज़रूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ये भी प्रूव हो गया और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था वो भी प्रूव हो गया। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट जो रेस्पिरेशन कर रहा था ये प्रूव हो गया कि ईस्ट जो रेस्पिरेशन कर रहा था वो एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन था। इस वाले ड्यूयोन में कुछ नया नहीं बताया गया है, सेम चीज़ है जो कि जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं और इसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो हमारे मसल में दर्द क्यों होने लगता है? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारा जो मसल है ना वो एनएरोबिकली रिस्पायर कर सकता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और उस केस में हमारे मसल्स को एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करना पड़ता है। इसके कारण हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। इसके कारण से हमारा मसल ज़्यादा देर काम नहीं कर पाता है, हमारे मसल में थकान आ जाती है और हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा मसल दर्द करने लगता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी। ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण हमारे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, ये कम एफिशिएंट होता है, यानी कि कम प्रभावशाली होता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई ह्यूमन कैन रन फास्टर इन शॉर्ट डिस्टेंस रेस देन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस का रेस होता है तो उसमें ह्यूमन बहुत तेज़ी से भाग लेते हैं, लेकिन अगर लंबा दूरी का रेस होता है तो वहाँ पे तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मसल में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड उस केस में क्रिएट हो जाता है और हमारे मसल में मसल क्रैम्प होने लगता है। जब एक एथलीट रेस को ख़त्म करता है तो उसके बाद उसका ब्रीथिंग जो होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है और बहुत डीप हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जब वो रेस कर रहा होता है तो उस केस में उसके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और इसी ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करने के लिए और वापस से नॉर्मल फील करने के लिए वो ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथिंग करता है और उसके कारण से उसके बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जा पाते हैं और पहले जो ऑक्सीजन का कमी हो गया था उस ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल कर पाते हैं। और जब बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन आ जाता है तो उसमें जो लैक्टिक एसिड जमा होता है ना, उस लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर मसल क्रैम्प होना रुक जाता है। एक्टिविटी नंबर 2 में हमें बताया गया है कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझना। हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सीड लेंगे और उसको पानी में भिगो लेंगे और जब पानी में हम लोग भिगोएंगे तो उससे बेबी प्लांट बाहर आएगा। अब जितना भी सीड्स जर्मिनेट हुआ है उसमें से थोड़ा हम लोग अलग कर लेंगे और बचे हुए ग्राम सीड्स को हम लोग बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। उसके बाद वो जो ग्राम सीड होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब उसमें जो बेबी प्लांट होगा वो मर जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 कंटेनर्स लेना है और दोनों कंटेनर में हमें दोनों टाइप के सीड को रख देना है। एक ऐसा सीड होगा जिसमें से बेबी प्लांट निकला होगा
और एक ऐसा सीड होगा जिसमें बेबी प्लांट नहीं होगा। अब दोनों को हमें बंद कर देना है और दोनों के ऊपर एक थर्मोमीटर सेट कर देना है। इस थर्मोमीटर को जब सेट कर देंगे तो उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमें पता चलेगा। अब ये जो बेबी प्लांट है ये सब तो जिंदा है, ये रेस्पिरेशन भी करेगा और रेस्पिरेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा ना वो हमें टेम्परेचर यहाँ पे थर्मोमीटर में दिखेगा, बट यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ जो थर्मोमीटर है उसमें कोई हीट हमें पता नहीं चलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाता है कि जब भी रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका टाइटल है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने होते हैं, और जैसे एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं वैसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और उनके बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। प्लांट्स के बॉडी में भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जैसा कि ह्यूमंस के बॉडी में होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो शुगर को सिंथेसाइज करते हैं जिसको यूज करके रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी थ्रू अ स्टेप वाइज रिएक्शन। ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए और इसके बाद एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एक स्टेप वाइज प्रोसेस ये होता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ एक और चीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि होता है एनर्जी। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जब हमने फ्लो चार्ट को पढ़ा था। तो यहाँ पे उसको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी को तो प्लांट यूज़ कर लेते हैं अपने बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देते हैं वो अपने बॉडी से। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है उसी का जस्ट अपोजिट है रेस्पिरेशन का इक्वेशन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन में क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं बाद में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट है रेस्पिरेशन के इक्वेशन में। हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स के पास और ह्यूमन के पास एक खास ऑर्गन होता है जिसको हम लोग नोज बोलते हैं और उसी को यूज़ करके वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाते हैं। बट प्लांट्स के पास ऐसा कोई खास ऑर्गन नहीं होता है, वो ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा के हेल्प से ही वो डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं। स्टोमाटा जनरली दिन के समय खुला रहता है और रात के समय में वो बंद हो जाता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टोमाटा का पिक्चर दिखाया गया है। जब हम लोग लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसको जब हम लोग देखेंगे तो हमें स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखेगा। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्टोमाटा का काम सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करना नहीं होता है, उनका एक और काम होता है। स्टोमाटा के हेल्प से ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। अब ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है, प्लांट्स में जितना भी एक्सेस वाटर होता है यानी कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट स्टोमाटा के थ्रू प्लांट के लीफ से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो इवेपोरेट होके इन्वायरमेंट में चले जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने जस्ट डिटेल में पढ़ा था कि प्लांट्स में दोनों प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है और दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है कि डार्क कंडीशन में क्या होगा, उसके बाद डिम लाइट यानी कि जब हल्का हल्का लाइट रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, और जब ब्राइट लाइट रहेगा यानी कि पूरा डे टाइम जब रहेगा उस समय क्या होगा। तो डार्क कंडीशन में ना रेस्पिरेशन तो होगा प्लांट में एनी हाउ, उस समय ऑक्सीजन प्लांट में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर आएगा, लेकिन वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा डार्क केस में क्योंकि वहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस नहीं होता है। अगर हम लोग दूसरा कंडीशन देखें जो कि है डिम लाइट यानी कि जब हल्का हल्का लाइट रहेगा, उस केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट इक्वल्स रेस्पिरेशन रेट यानी कि फोटोसिंथेसिस जिस रेट से होगा उसी रेट से रेस्पिरेशन भी होगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ ईदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का सेम रेट से होने का मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट लेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट वापस निकाल देगा अपने बॉडी से, और उसी तरह से जितना भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट के अंदर जाएगा उतना ही ऑक्सीजन जो होगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद प्लांट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट का नेट ऑक्सीजन इनपुट और आउटपुट 0 होगा क्योंकि जितना ऑक्सीजन लिया उतना ही ऑक्सीजन छोड़ा,
और प्लांट का नेट कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट और आउटपुट वो भी 0 होगा, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहा है। तीसरा कंडीशन है ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के कंडीशन में जो है ना फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा लाइट मिलेगा तो ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस होगा और उस केस में ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ेगा। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा प्लांट से मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम मिल रहा है। इस केस में नेट जो आउटपुट मिलेगा प्लांट से वो होगा ऑक्सीजन। इसीलिए दिन के समय हम लोग जनरली बोलते हैं कि प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन देता है। प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू गैसेस को तो एक्सचेंज करते ही हैं, साथ ही साथ लेंटिसेल्स के हेल्प से भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब ये लेंटिसेल क्या होता है? प्लांट के ब्रांचेस पे प्लांट का जो स्टेम होता है अगर वो वुडी है तो उसके ऊपर जो होता है ना डेड सेल्स होता है, यानी कि मरा हुआ सेल होता है, और उन डेड सेल्स के बीचों बीच बहुत सारे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स को हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। अब इन लेंटिसेल्स के हेल्प से भी प्लांट जो होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और उसके अंदर जो डेड सेल का लेयर होता है उसके अंदर जो लिविंग सेल होता है वो उसके कारण रेस्पिरेशन कर पाता है। प्लांट्स के बॉडी पे जो प्लांट सेल होते हैं वो तो लेंटिसेल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बट रूट्स का क्या? रूट कैसे रेस्पिरेशन करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए सॉइल पार्टिकल्स के बीच फंसे हुए एयर्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और उस गैप के बीच में जो एयर होता है उसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके जो रूट होते हैं वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द सेल्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेसेस होता है, उसी एयर को वो यूज़ कर लेते हैं। अ प्लांट कैन डाई देयरफॉर इफ़ ओवर वाटर्ड। और अगर हम लोग प्लांट में ज़्यादा पानी दे देंगे तो प्लांट मर जाएगा। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जब ज़्यादा पानी हम लोग देंगे तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो एयर प्रेजेंट होगा वो तो वहाँ से निकल जाएगा और रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में लिखा है, दिस हैपेंस बिकॉज एयर स्पेसेस इन द सॉइल देन गेट ऑक्यूपाइड बाय वाटर। एयर स्पेस जो होता है उसमें जाकर वाटर भर जाता है एंड दिस प्रिवेंट द प्लांट रूट फ्रॉम टेकिंग इन एयर। और इसके कारण से प्लांट का जो रूट होता है वो एयर नहीं ले पाता है दैट दे नीड, जो कि उसको ज़रूरत पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब जो दो टॉपिक बचता है जिसमें कि है पहला एनिमल्स में रेस्पिरेशन और दूसरा है ह्यूमंस में रेस्पिरेशन। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जो भी PDF अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मुझसे किसी भी टाइप का डाउट पूछने के लिए आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।